कोई भी हो, लेकिन हमेशा डटे रहना पड़ता है और इस बात की भी परवाह बिल्कुल छोड़ देनी पड़ती है कि भाई मौसम कैसा है, उसका हमारी सेहत जी। पर क्या असर पड़ेगा, बल्कि अपने आप को ठीक ठाक और बिल्कुल दुरुस्त रखना पड़ता है। अपने खेतों में फसल उगाते हैं, साथ ही उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, और देखिए ना वो बनाते हैं ना ऊपर मचान, हाँ, उस पर भी बैठते हैं कि मतलब रात में एक उसकी पुतला रखवाली। भी खेत में लगाया जाता है हाँ ना? जी जी। हाँ, और इस तरह से फिर आगे जो फसल है वो लहलहाती है, पकती है, तो फिर रौनक ही रौनक हर तरफ होती है, चाहे किसानों के चेहरे पर हो, चाहे फिर एक जो धन धान्य से जी, भरा हुआ जो गोदाम होता है या जो खलिहान होता है, बिल्कुल। उसमें बहुत ही मौज मस्ती फिर हो जाती है। और इन बातों का तो जहाँ तक है ठीक है, लेकिन जो अन्न है उसका एक भी दाना बर्बाद न हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल सही। और जब ये अन्न हम तक पहुंचता है तो हम जितना खाना है हम उतना ही उसको थाली में परोसें और उसको पूरी तरह से खा लें। ऐसा नहीं है कि उसमें से आधा लिया और आधा छोड़ दिया, बिल्कुल, ऐसा नहीं होना क्योंकि चाहिए। देखिए देखा जाए तो कोई भी चीज़ है वो छोटी से छोटी अगर आप छोड़ते तो वो किसी की ज़रूरत की भी चीज़ होती है, हाँ लेकिन हमको ध्यान रखना है कि हम उतना ही लें जितना हम खा सकते हैं। अन्न की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और हमारे एक श्रोता भाई लिखते हैं कि सर्दी, गर्मी और बरसात की परवाह किए बिना हमारे लिए अन्न उपजाने वाले मेरे सभी कृषक बंधुओं को शत शत नमन और राष्ट्रीय किसान दिवस की बधाइयाँ भी दी है। और देखा जाए तो हमारे जो किसान भाई लोग हैं उनको उस तरह से मदद की जाए जिससे कि वो लाभ उनको मिले, और जब उनको लाभ होगा तो हमें भी लाभ होगा, क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाएगी तो वो फसल बेचेंगे और वो हम तक आएगी, हम खरीदेंगे, तो एक दोस्ताना व्यवहार हो जाता है इन रिश्तों में। तो उनकी हमें बहुत इज्जत करनी चाहिए, उनकी मेहनत को नमन करना चाहिए, सराहना चाहिए, और उनकी समस्या समझकर हम उनके मदद के लिए जितना हो सकता है हमें हमें उनके लिए मदद करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और भी है कि जो भी चीजें हैं, यानी कि जो बदलाव होते जाते हैं, जी। जैसे कोई कीटनाशक है या फिर कोई अच्छा बीज है या फसल किस तरह से अच्छी होगी, तो इन बातों के लिए भी अपडेट रहना चाहिए। कहने का बिल्कुल। मतलब है कि बहुत सारे अब तो देखिए मीडिया में भी चीजें हैं और अपने फायदे की भी चीजें हैं, तो जैविक खेती की बात जो की हाँ जाती है कि उससे कैसे फसल को और बनाया जा रहा है, हाँ खाद कैसी दे, है ना, तो इस तरह की जानकारी भी किसान भाइयों को दी जाती है। हाँ, और उससे अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। बिल्कुल। कहीं भी जहाँ पर भी जानकारी मिल रही है, चाहे वो किसी सेमिनार में मिलती हो, कहीं कोई गोष्ठी में मिलती हो, बिल्कुल। या फिर नेट के माध्यम से मिलती हो, क्योंकि सरकार की भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जी चलती रहती हैं, तो उनको समझना और देखना भी चाहिए कि सर्दी, गर्मी और बरसात की परवाह किए बिना हमारे लिए अन्न उपजाने वाले मेरे सभी कृषक बंधुओं को शत शत नमन और राष्ट्रीय किसान दिवस की बधाई। और देखिए हमारी तरफ से सभी को बधाई। और एक संदेश हम लेते हैं कि किसान दिवस किसान की महत्ता, उसके योगदान और किसान से जुड़े उसके मौलिक अधिकारों के प्रति आम आदमी को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। एक किसान का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरा प्रकृति से जुड़ा होता है। किसान की फसल पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर निर्भर होती है। किसान की फसल जब तक तैयार होकर उसके छत के नीचे सुरक्षित नहीं रख जाती तब तक वो सिर्फ प्रकृति की होती है। किसान उसे अपना धन नहीं कह सकता, क्योंकि मौसम की मार कब उसकी फसल पर पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। सौभाग्य से भी पहले मैं एक किसान हूँ, बाद में इलेक्ट्रिशियन हूँ, इन्होंने लिखा है। तो बहुत अच्छी सी बात लिखकर हाँ, भेजी इन्होंने। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में 80% लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। सबसे ज्यादा धान की खेती की जाती है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। इस समय धान की कटाई मिजाई उपरांत किसान अपनी उपज लेकर मंडी में बेचने पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मोटे अनाज, सब्जियां भी उगाते हैं और कुछ कंद भी लगाते हैं, जो बहुत कम अब मिलते हैं। जब भी आप इनसे खरीदारी करें, ज्यादा उनसे तोल भाव न करें। और इसी बिल्कुल सही बात लिखी इन्होंने कि उनकी मेहनत को हम ऐसे ही जाया ना दें। मोल भाव करते हैं तो फिर दिक्कत लगती है, लगता है ठीक है जो कह रहे हैं उस हिसाब से हम ले लेते हैं, है ना, वो भी खुश हम भी खुश, है ना। जी बिल्कुल। तो इसी तरह एक और लिखते हैं कि किसान इस देश की समृद्धि का मुख्य कर्ता है, जिनके उपजाए अन्न से संपूर्ण राष्ट्र का पेट भरता है, और अनाज पश्चिम एशिया और अफ्रीकी देशों में निर्यात भी किया जाता है, जिससे हमें बदले में वहां से दूसरे
सामान मिलते हैं और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सरकार द्वारा तमाम सुविधाएं अभी किसानों को नशील खेती के लिए दी जा रही हैं। खादों और रसायनों पर छूट, सब्सिडी भी दी जा रही है, कृषि यंत्रों पर भी छूट दी जा रही है, लेकिन इसमें अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है जिससे उनकी आय दुगनी हो जाए और वे कर्जदार ना रहें, खुशहाल रहें। बहुत अच्छी सी बात है। क्योंकि फसल को भी कभी कभी नुकसान हो जाता है, तो उसमें भी किस तरह से उनको मतलब सामंजस्य एक लेकर चलना पड़ता है। घर के खर्चे हैं और बीज के लिए भी पैसा चाहिए, खाद के लिए भी चाहिए, तो सारी चीज़ें हैं। हमारे एक श्रोता ने और लिखा है कि भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस को हिंदी में किसान दिवस के रूप में भी जाना जाता है। किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर, जो एक किसान नेता भी थे, जिन्होंने भारतीय किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की, ये विभिन्न कार्यक्रमों, वाद विवाद, सेमिनार, प्रश्नोत्तरी, प्रतियोगिताओं, चर्चाओं, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, निबंध लेखन प्रतियोगिताओं और समारोह का आयोजन करके मनाया जाता है। यानी इन सब जगह पे जब भी आयोजन होता है तो जब हम जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नई चीजें जो हैं वो पता चलती है। बिल्कुल। और संगीता जी, आपने खेतों को कितने करीब से देखा है? हाँ, ये बताइए। खेत को तो बहुत करीब से देखा है ना। खेत में गन्ना जा करके तोड़ना, चुना, और जब चने के खेत होते हैं तो उसमें चने का साग दे भी देते थे घर के लिए कि घर में जाना, तो वो दिन बहुत अच्छे लगते। और जब हमारे घर के खुद के खेत में जब बैल आता था जोतने के लिए, लाया जाता था फसल के लिए उगाने के लिए, तो जो उसके पीछे एक वो लगा रहता है मिट्टी बराबर करने के लिए, लकड़ी का पट्टा सा लगा रहता है, तो हम लोग छोटे थे, याद है हम लोग उस पर बैठ जाते थे, भाई बहन हम लोग, और वो चलता था और हम लोग कई बार लद उस पर गिरते थे मिट्टी में, तो कपड़े भी गंदे होते थे। लेकिन मेरे डैडी कहते थे नहीं, इन बच्चों को ऐसा आनंद मिट्टी में खेलने का, गिरने का लेने दो, क्योंकि ये बाद में इनको नहीं मिल पाएगा। तो सच बात है, उनकी याद आती है कि आज हम उस तरह से नहीं हो पाते हैं, जा पाते हैं, देख पाते, कर पाते, लेकिन वो दिन बड़े सुहाने थे खेतों के। तो वही तो बात है कि मोबाइल जो है अब काफी काम कर रहा है। हाँ, और जब धान की खेती होती है, जब वो सब लोग मिलके, औरतें हैं, बच्चे, जो युवा हैं, भाई लोग हैं, वो लोग जब खेती करते हैं, जो पौधे लेके धान के रोपते हैं, तो उसका भी बड़ा मजा आता था। हम लोग तो थोड़े थोड़े सीखते थे जा करके, तो इसका अपना ही एक अलग मजा है खेती का। और जब नई फसलों की तो महक जब उड़ के हवा में आती है तो मजा आ जाता है। और आजकल तो बहुत देखिए खेतों में सरसों लगी हुई है जी, और पीली सरसों तो कितनी सुंदर लगती है। मार्च में ये बड़ी सुंदर सी दिखाई पड़ेगी। जनवरी बस मन करता है चले जाएं खेत के पास, फोटो खींचे। तो पास से प्रकृति को देखना, निहारना, इसका अपना ही सुकून मिलता है, अनुभव है। और सुकून हमें गाने से भी मिलता है। वो कुछ बदलता सा जा रहा है, तो आज हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, है ना। कि बदलता हुआ श्रृंगार का स्वरूप, ये एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि पहले के श्रृंगार और आपके श्रृंगार में बहुत फ़र्क है। पहले लोग घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया करते थे, आजकल भी कहते हैं करते हैं, लेकिन आजकल मार्केट में कुछ ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो इंसान को बेहद सुंदर बना लेते हैं। मुझे लगता है कि उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। उनकी जो घरेलू मतलब चीज़ें हैं हम लोगों को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और पुराने जो श्रृंगार के स्वरूप हैं उनको अपनाना चाहिए। बिल्कुल। इसी तरह एक और हमारे श्रोता भाई लिखते हैं कि बदलते बाजार परिदृश्य में ने व्यक्ति की आदतों, रुचियों, आवश्यकताओं तथा भावनाओं में भी परिवर्तन किया है। आज उनमें उपभोक्तावाद हावी है। कपड़े, जूते, श्रृंगार सामग्री व्यक्ति की आवश्यकता बन गए हैं। उसके क्रय निर्णय में वस्तु की गुणवत्ता और तथा टिकाऊपन के स्थान पर वस्तु के रंग, रूप और आकार को अधिक प्राथमिकता मिलने लगी है। व्यक्ति में स्वदेशी उत्पाद के क्रय की भावना का ज्यादा महत्व नहीं रहा है। कितनी सटीक सी बात लिख कर भेजी है।
बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं हमारे श्रोताओं के। जी। एक और श्रोता ने लिखा है कि श्रृंगार का बदलता स्वरूप, भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस सृष्टि में जब जब कुछ ही पल प्रतिपल बदल रहा है, ऐसे में श्रृंगार भला बिना स्वयं को बदले कैसे रह सकता है। वैसे ये ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि क्या ईश्वर ने हम सबको अश्रृंगारिक बनाया है? फिर यदि ऐसा है तो फिर ये श्रृंगार है क्या? लाली तो हर जीव की प्राकृतिक निशानी है, फिर चाहे वो बाहर से ही काला क्यों न हो। सभी के रक्त लाल हुआ करते हैं, फिर लिपस्टिक पाउडर और क्रीम से क्या श्रृंगार किया जा सकता है? सुना है कि लज्जाशील संकोच जैसे गुण ही आभूषण हुआ करते हैं। फिर ईश्वर ने जब सभी को अपने श्रृंगार से नवाजा है तो उसे आत्मसात करने में आखिर बुराई क्या है? लेकिन ध्यान रहे कि ये संसार है और हम एक दूसरे को की देखा देखी में रहने के अभ्यस्त हैं, और ऐसा करते रहना अपने कमियों का द्योतक है, न कि वास्तविक श्रृंगार। बिल्कुल बिल्कुल सही सी बात लिखकर भेजी है इन्होंने। और एक छोटा सा कमेंट ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये लिखते हैं कि जैसे अभी जो आपने संदेश पढ़ा ना, तो उसमें जो सादगी की बात करी है वो बहुत अच्छा। सादगी में तो सुंदरता सबसे अच्छी लगती है, लेकिन आजकल चलन में हम सभी लोग इस्तेमाल करने लगते हैं श्रृंगार के साधन प्रसाधन, जो भी चीजें मिलती हैं बाजार से लाते हैं ना, तो उसका तो शौक है, वही सबको तो करते हैं। एक चीज देखा है मंजरी कि वो थोड़ी देर के लिए तो बड़ा ग्लो आता है, हाँ, उसके बाद फिर वही जैसा इन्होंने कहा है ना कि देखा देखी, हाँ, तो यही चीज होती है कि अगर हम सादे हैं तो भी नहीं अच्छा लगता है, तो लगता है थोड़ा सा कर ले। हाँ, लेकिन अभी समय हो चला है ब्रेक का। बस आ गए हम लोग सखी सहेली के मंच पर, और संदेश हमारे पर बहुत सारे हैं, तो हम उनमें से पढ़ लेते हैं। एक लिखते हैं कि केश सज्जा बाल संवारने हर युग ने अपने तरीके और प्रकार थे। स्नान के बाद केशों से जल निचोड़ा जाता था। स्नान कराते हुए, वस्त्र धारण कराते हुए, केश से जल निचोड़ते प्रसादन करते हुए, चेहरा दर्पण में देखते हुए आदि अनेक दृश्य पत्थर की मूर्तियों और चित्रकला में देखने को मिलते हैं। वाकई बहुत सी खूबसूरती को चित्रकला के माध्यम से और पत्थरों पर उकेरा गया है, जो आज भी हम देख करके हमें लगता है कि उस समय के श्रृंगार में क्या सादगी सौम्यता थी और आज के उसमें क्या सौम्यता है, क्या जो भी सादगी कह लें, फैशन आधुनिकता कह लें, हाँ, है ना। और इसी तरह हमारे एक और संदेश में लिखते हैं, श्रृंगार सौंदर्य प्रेम की अभिव्यंजना हर युग में प्रचलित रही है। इनके बदलते स्वरूपों ने फैशन का रूप धारण किया है। देखा जाए तो ये सभी धारणाएं प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति का हिस्सा रही हैं। श्रृंगार और फैशन हर समाज में प्रचलित रहे हैं। वेशभूषा और इसका बदलाव भी श्रृंगार का अंग है। नारी ही नहीं, पुरुष भी सुंदर दिखने के लिए युगानुसार श्रृंगार का परिधान धारण करते हैं। बिल्कुल सही। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, तब लोग चर्चा को संगीता जी, देखिए जब भी श्रृंगार की बात आती है ना, तो महिलाएं तरह तरह से खूबसूरत दिखना चाहती हैं, और शादी के बाद 16 श्रृंगार खास हो जाता है। और एक विवाहिता के लिए ऐसा माना जाता है कि पति की आयु बढ़ती है। वैसे देखा जाए, श्रृंगार से खूबसूरती निखर के आती है। सुंदर सी साड़ी, माथे पर बिंदी, मांग में लाल और पीला नारंगी रंग का जो सिंदूर लगाती हैं, पैरों में महावर, आलता यानी कि हाथों में मेहंदी का चटक, सुर्ख लाल रंग जब खिलता है तो नारी का सौंदर्य है वो देखते ही बनता है। और वहीं जो कानों में झुमका, बाली, टॉप्स और मंगलसूत्र, गले में हार है, अंगूठी, हाथों में सोने के कंगन, कांच और लाख की चूड़ियां जब पहनती हैं तो भरी भरी कलाई बहुत अच्छी लगती है। और जब खनकती है तो उसका भी एक सकारात्मक वातावरण होता है। और शादी के समय कई सारी रस्में होती हैं, जिसमें वर कन्या की मांग बढ़ता है, मंगलसूत्र पहनाता है, भाभी बिछा पहनाती है, और पैरों में आलता वगैरह लगाया जाता है। और लहंगे या साड़ी में जिसके यहाँ जो पहना जाता है, बाबुल के घर से बेटी विदा होती है, 16 श्रृंगार के साथ वो जाती है, तो पूरा जीवन उसका बदल सा जाता है। वो कितनी सुंदर सी लगती है उस समय जब ये चीज रस्में हो जाती है। तो और ये सारी चीजें जो है वो कहते हैं ना कि एक शुभता का, संपन्नता की प्रतीक भी मानी जाती हैं। तो क्योंकि देखिए कई बार ये भी कहते हैं ना कि नारी जो है वो गृह लक्ष्मी है ना, तो खुशहाली का भी प्रतीक माना गया है इसे। और अच्छी अच्छी जो मतलब
जो बातें हैं उनको सुनने का एक कैसे हैं कि पर्याय भी कहा गया है, बिल्कुल, है ना। और जितने भी आभूषण होते हैं उनका भी अपना अपना महत्व है। हाँ, और कई बार लिखने में या कहानियों में, कविताओं में, पंक्तियों में भी देखा जाता है कि श्रृंगार के लिए जो कुछ भी लिखा जाता है, यहाँ तक कि जो गीत संगीत होता है उसमें भी एक, या फिर कोई ऐसे श्रृंगार रस भी होता है, कविताएं भी बहुत इस पर लिखी जाती हैं उसमें। और देखिए जो माथे की जो बिंदिया होती है जब वो लगाते तो कहा जाता है आज्ञा चक्र को वो सक्रिय करती है, वहीं सिंदूर जो है वो एकाग्रता को बढ़ाता है, आंखों का काजल जो है वो बहुत सुंदर लगता है आंखों में, और गजरा ताजगी और ऊर्जा से भर देता है, और उसकी खुशबू जब होती घुलती है सांसों में तो मन शांत हो जाता है। हाँ। और नथ पहनने का मतलब है कि प्रेशर पॉइंट को दबाता है जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और ओठों की लाली जो है वो मीठी वाणी का प्रतीक कहा गया है ना। और ये श्रृंगार जो है वो आप मेरी तरफ ऐसा क्यों देख रही है? कहीं हमारे श्रृंगार को तो नहीं देखने लगी संगीता जी? नहीं, ऐसा नहीं है। और मांग टीके में चेतना शक्ति बढ़ती है ऐसा कहते हैं, और चांदी का कमरबंद रोगों से बचाता है ना। तो ये चीजें हैं, और इनका भी देखिए कितना सकारात्मक सा असर होता है कि एक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। लेकिन अब जो है श्रृंगार का जो स्वरूप है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि काफी बदल गया है, और फैशन का जो दीवानापन है इस तरह से, मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से कहें कि हावी हो गया है, तो खूबी इन चीज़ों की जो है उनको ओल्ड कहीं ना कहीं समझा जाता है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो अगर आप पायल की ही बात कर लीजिए तो एक पायल जमाना है, बिछिया है, इन सबका भी अपना महत्व है। नहीं, अलग सी नजर आती है अब, मतलब ये ऐसा समझ में देख कर ही समझ में आता है कि ये बिल्कुल अब सिर्फ शौक के लिए बस पहन ली गई है। एक जमाना था बड़ी सुंदर सुंदर चलती थी पायल वगैरह। वही है कि समय के साथ साथ ये सब जो चीजें थी वो कम होती जा रही हैं। तो क्योंकि जीन्स टॉप पहन लिया तो फिर बिंदी नहीं लगेगी, तो बिछिया नहीं पहनेंगे, इस तरह की बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ठीक है, आप वक्त का आधुनिकता के दौर में आप जा रहे हैं, तो अगर हम बहुत ज्यादा करके जाते तो वहां पे होता है इतना सारा श्रृंगार कर रखा है तो वो भी अजीब सा लगता है। तो इन सब दुविधाओं से बचने के लिए क्या होता है कि समय के हिसाब से श्रृंगार करती हैं औरतें, और सादगी का भी अपनाते हैं कि भाई बहुत सारे अच्छे ऐसे प्रोडक्ट आ गए उनको इस्तेमाल करके सिंपल लुक में चले जाते हैं। तो लेकिन ठीक है, आप समय के अनुसार चलिए, जरूर ऐसा नहीं है जहाँ जैसा जा रहे हैं वैसे चाहिए। ऑफिस में जाना तो आप भरे भरे चूड़े पहन के जाएंगे तो काम कैसे करेंगे, तो उन सब जगहों पे ठीक है सादगी से जाना। लेकिन जब भी कोई उस उत्सव हो, तीज त्योहार हो, मांगलिक कार्य हो, तो बहुत अच्छे से श्रृंगार करें और घर में शुभता के लिए आप लक्ष्मी बन जाएं, घर की लक्ष्मी बन जाए। और एक गीत श्रृंगार की जो याद आती है, जो बात बनती है कि मतलब पहले किस तरह से कितना ज्यादा श्रृंगार पर ध्यान दिया जाता था। अब थोड़ा समय की व्यस्तता है या जो भी है तो वो कहीं ना कहीं कम नजर आता है। बिल्कुल उसी तरह से बहुत कुछ छूट गया है फ्लैट के दौर में भी। बिल्कुल, जब से फ्लैट का दौर आया बहुत कुछ छूटता गया, हम सभी बड़ी बड़ी इमारतों में सिमट कर रह गए। माना कि स्तर आधुनिक हुआ संगीता जी, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हम सुरक्षित भी हुए, सेफ भी हुए, लेकिन लोगों से मिलना जुलना कम होता गया। और कई बार सामने कौन है, कब आता है, कब जाता है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन अभी कुछ वर्षों से कुछ उत्सवों के आयोजन के कारण सभी एक दूसरे से मिलने लगे हैं फ्लैट में भी, लेकिन फिर भी वो आत्मीयता नहीं रहती है जो पहले के घरों में हुआ करती है। यानी कि बहुत कुछ छूट गया है। और जो पहले आस पड़ोस होता था संगीता जी, घंटों एक दूसरे से बतियाना, मोहल्ले भर के हाल चाल, सुख दुख में गांव का जो मजमा लग जाता था। और शादी ब्याह के मौके होते थे ना, तो या कोई भी अन्य धार्मिक अनुष्ठान हो, उन दिनों की रौनक जो थी वो देखते बनती थी, क्योंकि घर में सबका सहयोग होता था। और घर का आंगन हो, देहरी, दलान, बरामदा, छत, इन सभी जगहों पर दैनिक घर के कार्य हुआ करते थे और बहुत ही मजा आता था। सब इकट्ठे होते थे और जब उत्सव होते तो सारी चीजें भर जाती थी, सब जगह कुछ ना कुछ रखा जाता था। कहीं आंगन में खटिया ही बिछ गई है, सब लेटे हुए साथ में गप्पे मार रहे हैं, तो देहरी पर बैठकर पंखा झलते हुए काकी से बातें करना। दलान में बाबा की खटिया बिछी होती थी, बरामदे में अनाज के ड्रम रखे जाते थे, और या वहाँ पे खाट और तखत और चौकी जो होती थी ना,
ना ये भी पड़ी होती थी। और जब तक सूरज की रोशनी रहती थी कहा जाता था कि अब सारे काम आराम से कर लो, क्योंकि अभी मोमबत्ती, लालटेन, दिया, वो जो कुप्पी होती थी वो सब जलेगी रात में, तो ज्यादा से ज्यादा वक्त सूरज की रोशनी में इन घरों में आराम से हो जाता था क्योंकि भरपूर रोशनी आती थी। तो अब फ्लैट में ये चीजें कम हो गई हैं कि ये जगह, इतनी जगह ही नहीं होती है कि आप कुछ कर सके। और धूप या रोशनी की तो बात ही, आप लाइट जलाएंगे ज्यादा से ज्यादा, धूप कहीं कहीं ऐसा डायरेक्शन होता है कि फ्लैट में धूप आती है, लेकिन वो भी कम समय के लिए आती है। तो ये सब चीजें जो थी वो अब इन सब दौर में छूटती चली जा रही हैं। तो बस 4 कमरों में बंद, 4 कमरों में बैठना, खिड़की बालकनी से झांकते किसी के भी आने का इंतजार करना, और ये सब शेष रहता था कि हम कितना कुछ छोड़ आए। देखिए धूप है वो नदारत हो गई है कहीं फ्लैट से, वो ताल तलैया कूप कहीं रह गए, यानी कि कुएं वगैरह जो होते थे, नलकूपे होते थे, वो कहीं रह गए। अब जो नल और नल और टंकी की जहाँ तक बात है, उसका पानी है घड़ा, सुराही, सिलबट्टा, ओखली, सूप, सब बीते दिनों की यादें हो गए हैं। और प्लास्टिक और कांच की बोतलें या स्टील की टंकी, वाटर प्यूरिफायर, ये सब लग गया है, मिक्सी आ गई है, और सूप में पछोरने का काम तो बिल्कुल छूट गया है। बिल्कुल, क्योंकि लेकिन अब सब कुछ पैकिंग में मिल जाता है। और पहले जो मेहनत होती थी ना, उससे शरीर भी कसरत अच्छी हो जाया करती थी और आलस और बीमारी पास ही नहीं पटकती थी। समय का फेर है, सुविधाएं भी मिली है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य गिरा है। हम उन कामों को भूलते चले गए और आजकल के बच्चे वे चीज़ तो बिल्कुल जानते ही नहीं, कहते अरे ये तो सब तो ओल्ड फैशन की बात करते हो। और कभी देखेंगे भी तो बड़े अचंभे से कि ये क्या है, हाइजीनिक है कि नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो समय कितना स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा हुआ करता था। और फ्लैट्स भी बहुत बन गए, तो देखिए वृक्ष भी कम हुए, जंगल भी कम हुए, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अत्यधिक कटाई हुई है, पशु पक्षी भी कम दिखने लगे हैं, हरियाली का भी बहुत कम ही, दुर्लभ कहते हैं, हो गई है। कोयल की कूक गायब हो गई, ताज़ी हवा नहीं मिल सकती, बिजली की रोशनी में रहने और तारों भरी रात चांद देखना मुश्किल जो है बिल्कुल से हो गया है। और ऊंची इमारतों के बनने से आकाश के जो सुंदर नज़ारे थे वो तो बिल्कुल दूर ही होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए एक संदेश हम उठा लेते हैं, लिखती है कि मैं भी अपने मायके फिर ससुराल में बड़े से घर में रहा करती थी, जहाँ एक बड़ा सा आंगन में कुछ नीम के या कैसे कैसे पेड़ होते थे, बड़ा घर, खुली हवा, जहाँ तरह तरह की चिड़िया, कभी बंदर बिल्ली आते जाते रहते थे। फ्लैट सिस्टम ये सब सुविधाएं छूट गई है, ये नज़ारे देखिए छूट गए कहना चाहिए। और फ्लैट में हर समय दरवाजे खिड़कियाँ बंद रहती हैं, एक चिड़िया तो क्या एक मच्छर भी आ जाए तो पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। और उस समय आंगन में जब गौरैया फुदकती थी तो कितना अच्छा लगता था, अनाज के कुछ दाने उसमें चावल बिनते समय डाल दिया करते थे, तो दादी नानी वगैरह, तो बड़ा आनंद आता था। तो और इसी तरह और लिखते हैं कि कुछ छूट गया फ्लैट के दौर में। अरे भाई कुछ छूट गया कहाँ, हम लोग तो इस फ्लैट संस्कृति में धरती से ऊपर उठकर आसमान पर पहुंच रहे हैं, और ये आसमान ही है तो हर एक का अभिष्ट है। फिर हम लोग भी नहीं, अपितु वैज्ञानिक भी अंतरिक्ष से पूरी तरह प्रभावित है। दरअसल फ्लैट संस्कृति ने हमें गगनचुंबी इमारतों में रहते हुए बढ़ने का एक अच्छा विकल्प दिया है। इससे हम अपने बढ़ते हुए आबादी को आसमान तक आसानी से रखते हुए भली बात देख रेख कर सकते हैं। अब ये सवाल अलग है कि इसके चलते हम अपने गांव गिरगांव से भले ही दूर हो जाएं, लेकिन आसमान की तरफ तो अग्रसर हो ही रहे हैं। भाई कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना ही पड़ेगा ना, लेकिन ध्यान रहे फ्लैट भी तभी बनेगा जब धरती रहेगी। बिल्कुल सही बात लिखकर भेजी है। तो और एक और लिखते हैं कि बड़ा अच्छा सा संदेश है, फ्लैट और घर में बहुत अंतर होता है। घर में हम सब एक साथ रहा करते थे उनके साथ, लेकिन उसमें एक कमरा ही ऐसा होता था कि एकल परिवार ही रह सकता था, और क्लास में घर जैसी खुशियाँ भी नहीं होती थी। हालांकि शोर शराबों से मुक्त रहता है, लेकिन फिर भी संयुक्त परिवार की रौनक और पड़ोसियों की रौनक बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। रात में तो किसी को भी किसी से मतलब ही नहीं होता था, सिर्फ कुछ काम करने पर ही कोई किसी से बातचीत करता था, वरना तो कोई किसी के नाम के अलावा भी किसी के बारे में कुछ और तक जानता नहीं था। तो इस तरह की बातें बहुत सारी संदेशों में लिखकर भेजा है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इतनी अच्छी बातें लिखने के लिए। और एक और चीज़ है कि देखिए मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ये चीज़ें जो है घर में बहुत ज़्यादा अब नज़र आती हैं। और फास्ट फूड की जहाँ तक बात है, मतलब ये एक मॉडर्नाइजेशन की जो बात कहें तो सभी तरफ कहते हैं कि असर हुआ है ना। और एसी कूलर जो है वो भी बहुत ज़्यादा हैं, जबकि देखिए पहले क्या होता था कि कच्चे मकान होते थे, खपरैल होता था, मिट्टी होती थी, जो मिट्टी अभी भी देखिए मिट्टी के दिए और पीतल
पीतल के दिए आप ले लीजिए हाथ में, अगर आपने उस पीतल के दिए को जला दिया है तो आप उसको हाथ में नहीं पकड़ सकते तुरंत भी, लेकिन मिट्टी का दिया अगर 1 घंटा भी जल गया है तो आप उसको हाथ में आराम से लेकर और भी आरती कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना, उसमें गर्माहट नहीं रहती, ठंडक रहती है। तो एक प्रकृति से हम लोग जुड़े हुए थे। पैदल चलने की जहां तक बात है तो बहुत ज्यादा घर के अंदर ही पैदल चलिए थे, अब फ्लैट तो कहाँ पैदल चलना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि 21 दिसंबर को विश्व साड़ी दिवस था, तो भारतीय साड़ियों में विविधता, इसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। हमारे संदेशों में लिखते हैं कि एक संदेश है कि खूबसूरत भारतीय प्रधान साड़ी आजकल की लड़कियों में तो नहीं, हम अपने ज़माने में टीचर्स डे हो या घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, खासकर सरस्वती पूजा में हम सभी लड़कियां साड़ी ही पहनती थी। अगर वह साड़ी घर में नहीं उपलब्ध है तो सहेलियों की, भाभी से, उनकी मम्मी से, मौसी से साड़ियाँ लेकर हम पहनते थे। उसी समय तुरंत फोटो खींचने का उपकरण नहीं था, तो पैसा इकट्ठा करके किसी के घर से कैमरा लेते, उसमें रील भरवाते थे और फोटो निकलवाते थे। वाकई ऐसा होता था। और कई बार साड़ी वगैरह पहन के खास मौके पर स्टूडियो जाया करते थे और सब मिलकर फोटो खिंचवाते थे। और एक और संदेश में लिखते हैं कि भारतीय परिधान साड़ी जो बहुत ही खूबसूरत है, इसको पहनते ही नारी की सुंदरता में 4 चांद जड़ जाते हैं। मेरी भी पहली पसंद साड़ी ही है। पूजा अर्चना का कोई कार्यक्रम हो उसमें साड़ी पहनना पसंद करती हूँ। शादियों में भी 1-2 कार्यक्रम में साड़ी ही पसंद होती है। शादी से पहले ही मैंने साड़ी पहननी शुरू की थी, अब तो बेटी को भी पहनने की सलाह दी है। थोड़ी मुश्किल जरूर होती है संभालने में, पर धीरे धीरे आदत हो जाती। मेरी शादी संयुक्त परिवार में हुई तो मैंने बहुत सालों तक घर में भी साड़ी पहनी, फिर अपनी सासू जी से परमिशन लेकर घर में सूट पहनना शुरू कर दिया। वाकई सुविधा के अनुसार सब बदलते गए। तो एक गीत सुन लेते हैं। सखी सहेली